हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल यूजी कोर्सेज के फिफ्थ सेमेस्टर की अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 राजनीतिक सैन्य असमानताएं बड़े राज्य छोटे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कुछ देशों के पास सब कुछ क्यों होता है, सेना, तकनीक, संसाधन और विश्व मंच पर आवाज, जबकि कुछ देश सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रह जाते हैं। तो इसी तरीके से आज हम समझेंगे कैसे राजनीतिक और सैन्य असमानताएं दुनिया की दिशा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करती है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे पहले एक छोटे से परिचय की, एक छोटे से इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे सभी राज्य देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समान नहीं होते। कुछ राज्य बड़े शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं, जबकि छोटे राज्यों की क्षमता सीमित होती है। तो स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश समान नहीं होता। कुछ देश शक्तिशाली है जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस, जबकि अन्य देश जैसे कि नेपाल, भूटान या मालदीव ये अपने पड़ोसियों के प्रभाव में ही जीते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो असमानता है ये सिर्फ आकार या सेना की नहीं बल्कि संसाधनों, तकनीक, ज्ञान और प्रभाव की भी है। तो इस असमानता से शक्ति, प्रभुत्व और निर्भरता जैसे मुद्दे पैदा होते हैं। तो स्टूडेंट, यही है राजनीतिक सैन्य असमानता, जहां ताकतवर देश अंतर्राष्ट्रीय नीति तय करते हैं और छोटे देश उन नीतियों से प्रभावित होते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शक्ति, ज्ञान और प्रभुत्व परस्पर क्रिया को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं शक्ति, ज्ञान और प्रभुत्व परस्पर क्रिया के बारे में। तो स्टूडेंट, जो शक्ति है वो सिर्फ बंदूकों में नहीं होती, कभी कभी विचार ही हथियार बन जाते हैं। तो शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं है बल्कि ज्ञान और विचारधारा से भी आती है। शक्तिशाली देश अपनी संस्कृति, भाषा और तकनीक के जरिए प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो स्टूडेंट, पश्चिमी देशों ने उपनिवेशवाद के दौर में ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा का उपयोग शक्ति के रूप में किया। उन्होंने विकसित और अविकसित जैसी परिभाषाएं पढ़ी, जैसे कि हमारे अफ्रीका का एक छोटे देश की आप कल्पना कर लीजिएगा, जहां पर बच्चे अपने इतिहास को नहीं बल्कि यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं और यही ज्ञान जो है वो प्रभुत्व के जरिए ज्ञान है। तो स्टूडेंट, ये ज्ञान इसलिए दिया जाता है ताकि बाकी दुनिया को अपने ढांचे में ढाला जा सके। तो उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो अमेरिका का हॉलीवुड हो गया, इंग्लिश भाषा हो गई और तकनीकी कंपनियां हो गई। तो स्टूडेंट, यही थे शक्ति, ज्ञान और प्रभुत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असमानता को समझना। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असमानता को किस तरीके से समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असमानता को समझने के रूप में, तो असमानता, कुछ देशों के पास संसाधन और शक्ति बहुत अधिक, दूसरों के पास बहुत कम। यह असमानता सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर दिखती है। तो स्टूडेंट, जब संसाधन, जनसंख्या, तकनीक और सैन्य शक्ति असमान रूप से बटे हो तो दुनिया पावर हिराची में बदल जाती है, यानी कि असमानता में बदल जाती है। तो जो बड़े राज्य है वे नीति बनाते हैं और छोटे राज्य उसका पालन करते हैं, और कभी कभी ये जो रिश्ता है सुरक्षा और निर्भरता दोनों का ही होता है। तो छोटे देशों को बड़े देशों के नियमों और नीतियों को मानना पड़ता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि नेपाल भारत पर आर्थिक और सैन्य सुरक्षा के लिए निर्भर है, वैसे ही कई अफ्रीकी देश चीन के निवेश पर भी निर्भर है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में असमानता को समझना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक सैन्य पॉलिटिको मिलिट्री असमानताओं का परिचय, यानी कि राजनीतिक सैन्य असमानता का स्वरूप को हम देख लेते हैं। तो कुछ देशों की ताकत उनकी सेना और राजनीतिक प्रभाव से तय होती है। तो स्टूडेंट,
जो राजनीतिक सैन्य समानता की जड़ है उसमें शक्ति का असमान वितरण दिखाई देता है। तो स्टूडेंट आप एक तरीके से इस तरीके से मान के चलिए कि बड़े देशों की सेना मजबूत होती है और वे वैश्विक राजनीति में नेतृत्व कर सकते हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसमें सिर्फ 5 ही देश स्थायी सदस्य है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो स्टूडेंट ये दुनिया के किसी भी संघर्ष पर वीटो लगा सकते हैं और यह ग्लोबल पॉलिटिक्स में शक्ति का असंतुलन भी है। तो दुनिया के 190 से ज्यादा जो देश है वे मिलकर भी उन 5 देशों की बराबरी नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय न्याय केवल शक्तिशाली के पक्ष में ही झुक जाता है। तो छोटे देशों की रक्षा और राजनीति अक्सर भारी शक्तियों पर ही निर्भर होती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजनीतिक सैन्य असमानताओं का परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बड़े राज्यों को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं बड़े राज्य, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में। तो स्टूडेंट बड़े राज्य अपनी शक्ति से न केवल सुरक्षा पाते हैं बल्कि वे दूसरों को भी इन्फ्लुएंस भी करते हैं, दूसरों पर भी कब्जा जमाए रखते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी क्षमताएं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सैन्य क्षमताएं। सैन्य क्षमता में हम देखें बड़ी सेनाएं, आधुनिक हथियार, परमाणु शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता। तो इस उदाहरण के लिए हम देखें तो अमेरिका, रूस, चीन। तो स्टूडेंट अमेरिका और रूस जैसे जो देश है उनके पास परमाणु हथियार है जो कि उन्हें ग्लोबल डिफेंस पावर भी बनाते हैं। तो यही थी सैन्य क्षमताएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा राजनीतिक प्रभुत्व। राजनीतिक प्रभुत्व या राजनीतिक प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो बड़े राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ पर दबदबा उनकी नीतियां दुनिया को प्रभावित करती है। तो स्टूडेंट जो बड़े राज्य हो गए वे इंडियन म्यूचुअल फंड या इंडियन मनी फंड या वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं हैं उन सभी के जरिए नीतियां तय करते हैं कि कौन सा देश क्या उत्पादन करेगा और किस कीमत पर बेचेगा। तो स्टूडेंट यही थे हमारे राजनीतिक प्रभाव और हमारे सैन्य क्षमता। इसके बाद हमारा थर्ड आता है केस स्टडी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को लेकर। तो स्टूडेंट अमेरिका की बात करें तो सबसे शक्तिशाली सेना, नाटो का नेतृत्व, वैश्विक संस्कृति और अर्थव्यवस्था में प्रभाव। वहीं पर चीन देखे तो तेज आर्थिक विकास, बेल्ट एंड रोड पहल, एशिया अफ्रीका में बढ़ता प्रभाव। तो स्टूडेंट अमेरिका की फिल्में, संगीत और टेक्नोलॉजी दुनिया की सोच को दिशा देते हैं और इसे कहते हैं हम सॉफ्ट पावर डोमिनेशन। और एक छोटा देश भी जब नेटफ्लिक्स या मैकडोनाल्ड को अपनाता है तो वह अनजाने में एक बड़े देश की संस्कृति को ही स्वीकार कर लेता है। तो यही था हमारा स्टूडेंट केस स्टडी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा छोटे राज्य को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं छोटे राज्यों की कुछ चुनौतियां और उनकी रणनीतियों के बारे में। तो स्टूडेंट छोटे राज्य दुनिया की राजनीति में सर्वाइवल गेम खेलते हैं। कभी वे किसी शक्तिशाली के साथ जुड़ जाते हैं तो कभी वे न्यूट्रल रहते हैं ताकि कोई दुश्मन न बन सके। तो चलिए उनकी कुछ चुनौतियां, उनकी कुछ कमजोरियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कमजोरियां यही है सीमित सेना और संसाधन, भारी सुरक्षा खतरों का सामना करने में कठिनाई, साथ साथ वैश्विक राजनीति में सीमित आवाज। तो ये सभी कुछ ऐसी चुनौतियां, कुछ ऐसी कमजोरियां हैं जो कि छोटे राज्य को अपने सामने लानी पड़ती है, अपने सामने देखनी पड़ती है। इसके अलग कुछ रणनीतिक प्रतिक्रियाएं आती है। रणनीतिक प्रतिक्रियाएं में हम देखें तो गठबंधन बनाना जैसे नाटो में छोटे यूरोपीय देश, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहारा लेना जैसे कि हमारे यूनाइटेड नेशन हो गए, डब्ल्यूटीओ हो गए, इन सभी का। तो आर्थिक विशेषज्ञता जैसे कि वित्तीय सेवाएं, तकनीक के माध्यम से भी पहचान बनाना। तो स्टूडेंट जैसे कि अलायंस हो गए, हमारे नाटो हो गए, एशियान हो गए या सारस हो गया। इसके अलावा नेचुरलिटी में देखें तो हमें स्विट्जरलैंड मिल जाता है देखने में। और इससे अलावा इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन में देखें तो उसमें हमें सिंगापुर और लग्जमबर्ग जैसे जो क्षेत्र है वे देखने को मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं हमारे केस स्टडी सिंगापुर और लग्जमबर्ग के बारे में। तो केस स्टडी सिंगापुर और लग्जमबर्ग के बारे में बात करेंगे तो सिंगापुर छोटा राज्य होते हुए भी रणनीतिक बंदरगाह और व्यापार के कारण वैश्विक महत्व। तो स्टूडेंट जो सिंगापुर है वो छोटा है पर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। लग्जमबर्ग यूरोप का छोटा देश लेकिन बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से आर्थिक ताकत हासिल करता है। तो इसी तरीके से एक भूटान है, अगर हम अपने पड़ोसी देशों का उदाहरण ले तो भूटान है। तो भूटान ने सैन्य ताकत नहीं बल्कि उसने ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को भी अपनी पहचान बनाया है। तो स्टूडेंट यही था हमारा केस स्टडी सिंगापुर, लग्जमबर्ग और भूटान को लेकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में।
या सैद्धांतिक दृष्टिकोण के बारे में। तो स्टूडेंट अब देखते हैं कि विभिन्न विचारधारा इस असमानताओं को कैसे देखती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे यथार्थवाद के बारे में। तो बड़े राज्य ही वैश्विक राजनीति का निर्धारण करते हैं, छोटे राज्य उनकी सुरक्षा और गठबंधनों पर निर्भर करते हैं। तो स्टूडेंट दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है। जो बड़े राज्य है वे सुरक्षा के लिए अपनी ताकत बढ़ाते हैं और जो छोटे राज्य है वो उनकी छत्र छाया में ही रहते हैं। तो यह हमारा यथार्थवाद कहता है। इससे अलग उदारवाद आता है। उदारवाद क्या कहता है उसको देख लेते हैं, यानी कि लिबरलिज्म क्या कहता है। तो उदारवाद की बात करें तो उदारवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नियम छोटे राज्यों को भी आवाज देते हैं। सहयोग और संस्थाएं असमानता को कुछ हद तक कम करती है। तो स्टूडेंट जैसे हमारी संस्थाएं हो गई, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया या WTO हो गया या हमारा वर्ल्ड कोर्ट हो गया, तो ये सभी छोटे देशों को भी मंच देती है। सहयोग से असमानता घटाई भी जा सकती है। तो ये हमारा लिबरलिज्म यानी कि हमारा उदारवाद कहता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा संरचनावाद का आता है। तो संरचनावाद क्या कहता है, संरचनावाद के विचारों से भी देख लेते हैं। तो संरचनावाद कहता है कि शक्ति केवल सैन्य नहीं बल्कि विचारों, पहचान और संस्कृति से भी आती है। छोटे राज्य स्मार्ट डिप्लोमेसी से अपना महत्व बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट संरचनावाद कहता है कि जो शक्ति है वो केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों और पहचान से भी बनती है। तो छोटे राज्य सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव से भी अपना दुनिया में योगदान दे सकते हैं। तो यही था हमारा संरचनावाद। तो ये मैंने आपको तीनों प्रकार की विचारधाराएं बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे राजनीतिक सैन्य असमानताएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्थायी हिस्सा है। बड़े राज्यों के पास शक्ति और प्रभुत्व है लेकिन छोटे राज्य भी रणनीति और कूटनीति से अपनी जगह बना लेते हैं। तो स्टूडेंट जो अंतर्राष्ट्रीय असमानता है उसको खत्म करना तो मुश्किल है पर उसे समझना जरूरी है, क्योंकि तभी हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां पर ताकत नहीं संतुलन और सहयोग मायने रखे। तो स्टूडेंट बड़ा होना ताकत है पर छोटा होकर टिके रहना बुद्धिमानी है। तो बड़े राज्य दुनिया की दिशा तय करते हैं और जो छोटे राज्य है वो उसके बीच अपनी राह को ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट इससे आज की वैश्विक दुनिया में दोनों की जो भूमिका है वो एक ही दूसरे पर निर्भर करती है, यानी कि जो एक दूसरे है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, दोनों का ही महत्व जरूरी हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 3 का ही आता है, जो कि हमारा आता है यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 6। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आर्थिक असमानताएं अमीर राज्य बनाम गरीब राज्य के बारे में। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देश इतनी तरक्की कैसे कर गए जबकि कुछ देश आज भी गरीबी से जूझ रहे हैं? क्यों अमेरिका और जापान दुनिया के अमीर देश कहलाते हैं और अफ्रीका के कई देश गरीब माने जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्थिक असमानताएं अमीर राज्य बनाम गरीब राज्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ का बेहद अहम हिस्सा है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे दुनिया के सभी राज्य आर्थिक रूप से समान नहीं है। कुछ देश अमीर है जिनके पास मजबूत उद्योग, तकनीक और पूंजी है, जबकि कुछ देश गरीब है जहां संसाधन और अवसर सीमित है। तो स्टूडेंट दुनिया के सारे देश आर्थिक रूप से बराबर नहीं है। कुछ देशों के पास मजबूत उद्योग, आधुनिक तकनीक और पूंजी है, जबकि कई देशों में संसाधन तो है पर उन्हें उपयोग करने की क्षमता और अवसर नहीं है। तो यह असमानता अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरी खाई पैदा करती है। तो स्टूडेंट ये जो असमानता है ये अमीर और गरीब देशों के बीच की जो खाई है उसको बढ़ाता चला जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था समृद्ध राज्य विशेषताएं और वैश्विक भूमिका को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे समृद्ध राज्य की विशेषताएं, उनकी भूमिकाओं के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं समृद्ध राज्यों की परिभाषा क्या होती है। परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो वे राज्य जिनके पास उच्च आय, उन्नत उद्योग, तकनीकी श्रेष्ठता और मजबूत संस्थाएं होती है। उदाहरण अमेरिका, जर्मनी, जापान। तो स्टूडेंट समृद्ध राज्य वो है जिनके पास ऊंची आय है, उन्नत उद्योग है, तकनीकी श्रेष्ठता है और मजबूत संस्थाएं है, तो उनको ही हम समृद्ध राज्य कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान होगा, तो ये सभी हमारे समृद्ध राज्य है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समृद्ध राज्यों की वैश्विक भूमिका। तो अब हम बात कर लेते हैं समृद्ध राज्यों की वैश्विक भूमिका क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यूनाइटेड नेशन, IMF, WTO, G7 में नेतृत्व,
वैश्विक व्यापार, राजनीति और तकनीकी विकास को नियंत्रित करना। तो स्टूडेंट जो समृद्ध राज्य होते हैं, वे जो देश होते हैं, वे संयुक्त राष्ट्र, IMF, WTO जैसी संगठन जो होते हैं उनमें नेतृत्व करते हैं। उनकी नीतियां पूरे विश्व को प्रभावित करती है, लेकिन इसी नेतृत्व में छुपी है असमानता की जड़, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो इतना बड़ा है कि बाकी देशों की जो आवाज है वो दब जाती है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी समृद्ध राज्यों की वैश्विक भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आर्थिक असमानताओं को लेकर आता है। तो आर्थिक असमानता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अमीर और गरीब राज्यों के बीच आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। इसी के साथ साथ उत्तर दक्षिण विभाजन, जो यानी कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो विभाजन है वो इसी असमानता को हमें दर्शाता है। तो यही है हमारी आर्थिक असमानता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आर्थिक प्रभाव को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ आर्थिक प्रभावों के बारे में। तो स्टूडेंट, अमीर राज्य गरीब देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। वे पूंजी, तकनीक और बाजार पर भी नियंत्रण रखते हैं। तो जो हमारे समृद्ध राज्य हो गए, वे हमारे गरीब राज्यों पर नीतियां बनाएंगे, उन नीतियों पर नियंत्रण भी करेंगे और उनके पूंजी, तकनीक और बाजार उससे प्रभावित होंगे। तो यही थे हमारे आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है केस स्टडी जर्मनी और जापान को लेकर। तो सबसे पहले जर्मनी की बात करें तो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, EU का नेतृत्व, उद्योग और तकनीक में अग्रणी। तो स्टूडेंट अब सोचिए उन देशों की जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, जहां शिक्षा कमजोर है, स्वास्थ्य सेवाएं सीमित है और अर्थव्यवस्था अस्थिर है। तो स्टूडेंट ये है हमारे गरीब राज्य, उनमें से हमारा एक जर्मनी और जापान भी आता है। तो जो जर्मनी है वो पहले हमारा बहुत ही गरीब राज्य था। उसके बाद आज के टाइम में अगर हम देखें तो आज के टाइम में यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, EU का नेतृत्व उसके पास है और तकनीक में वो बहुत ही अग्रणी है। ऐसे ही जापान एशिया की विकसित अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता है, तकनीकी नवाचार यहाँ पे है और वैश्विक व्यापार में उसकी प्रमुख भूमिका है। तो स्टूडेंट देखिए, आपकी जो शुरुआत थी जर्मनी और जापान की, वो एक इसी तरीके से हुई थी। वहां पर शिक्षा कमजोर थी, स्वास्थ्य सेवाएं सीमित थी और अर्थव्यवस्था भी वहां पर अस्थिर थी। लेकिन धीरे धीरे इन देशों ने अपना जो विकास है वो बहुत तेजी से किया और आज के समय में ये विकसित और समृद्ध देश माने जाते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा केस स्टडी जर्मनी और जापान को लेकर। इसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे गरीब राज्य, चुनौतियां और विकास रणनीतियों के बारे में। तो स्टूडेंट आप सभी सोचिएगा कि गरीब राज्यों को परिभाषित करना किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गरीब राज्यों की परिभाषा के बारे में। तो ऐसे राज्य जिनकी आय कम, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर और आर्थिक ढांचा अस्थिर हो। उदाहरण उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, एशिया के कुछ देश। तो स्टूडेंट आप उन देशों की सोचिए जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, जहां पर शिक्षा कमजोर है, स्वास्थ्य सेवाएं भी सीमित है और अर्थव्यवस्था भी अस्थिर है। तो स्टूडेंट यही है हमारे गरीब राज्य, जैसे कि उप सहारा हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण एशिया के कुछ देश हो गए। तो ये सभी हमारे गरीब राज्य हो गए। तो इनके सामने कुछ चुनौतियां भी है। तो कुछ मुख्य चुनौतियों की बात करें तो गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, स्वास्थ्य संकट, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता, बाहरी ऋण और विदेशी सहायता पर निर्भर रहना। तो स्टूडेंट ये कुछ हमारी इन देशों की चुनौतियां है जो कि बहुत गहरी है, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और भारी कर्ज का बोझ है। लेकिन स्टूडेंट यहीं पर एक उम्मीद की किरण भी है, जिसे हम विकास रणनीतियां भी कहते हैं। तो विकास रणनीतियों में अगर हम देखें, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे का विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग। तो स्टूडेंट जब ये देश शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश करते हैं तो औद्योगिकरण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी ये आगे बढ़ सकते हैं। तो यही थी हमारी विकास रणनीतियां, यानी कि हमारी भविष्य की चुनौतियां, भविष्य की रणनीतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा कुछ मुख्य मुद्दों को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मुख्य मुद्दे के बारे में। तो अमीर गरीब देशों के बीच धन का अंतर। तो स्टूडेंट जो अमीर और गरीब देश है उनके बीच अंतर सिर्फ पैसों का नहीं है, यह है एक सिस्टम का फर्क। तो ऋण संकट और विदेशी कर्ज, यानी कि कर्ज संकट, तकनीकी अंतर और डिजिटल डिवाइड, ये सभी आज के युग की सबसे बड़ी बाधाएं है। इससे अलग तकनीकी अंतर, डिजिटल डिवाइड, असमान वैश्विक व्यापार प्रणाली। तो स्टूडेंट कई बार तो वैश्वीकरण भी असमानता को और गहरा कर देता है, क्योंकि गरीब देश कच्चा माल देते हैं और अमीर देश उसी से बने महंगे उत्पाद बेचते हैं। तो स्टूडेंट यही थे कुछ हमारे मुख्य मुद्दे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता को लेकर।
तो अब हम बात कर लेते हैं वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता की। तो स्टूडेंट, वैश्वीकरण से अवसर बढ़े लेकिन अमीर देशों को ज्यादा लाभ मिला। गरीब देश कच्चे माल सप्लाई करते हैं, अमीर देश तैयार उत्पाद बेचते हैं। तो स्टूडेंट, वैश्वीकरण ने कई संभावनाएं तो दी, लेकिन ज्यादा लाभ अमीर देशों को मिला। गरीब देश प्रोड्यूसर बने रहे, उपभोक्ता वे नहीं बने। तो वैश्वीकरण ने अमीर गरीब की खाई कई बार और गहरी कर दी। तो इससे अमीर और गरीब की जो खाई है वो और ज्यादा चौड़ी हो गई। तो स्टूडेंट, यही था हमारा वैश्वीकरण और आर्थिक असमानता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका। तो अब हम बात कर लेते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां की भूमिका। तो स्टूडेंट, आज की दुनिया की जो असली ताकत है वो ये गरीब देशों में निवेश और रोजगार देती है, लेकिन मुनाफा अपने देश में ले जाती है। तो स्टूडेंट, एमएनसीएस वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम खिलाड़ी है। वे गरीब देशों में निवेश और रोजगार तो देते हैं, लेकिन उसका जो मुनाफा या उसका जो बेनिफिट होता है वो उन्हें अपने देश में ले जाते हैं। तो कई बार वे स्थानीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट, कई बार ये जो कंपनियां हैं ये स्थानीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, जिससे कि जो आर्थिक निर्भरता है वो और ज्यादा गहरी हो जाती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो अब हम बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो कि अमीर और गरीब देशों की इस असमानता को समझाते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला सिद्धांत आता है वो हमारा निर्भरता सिद्धांत आता है, डिपेंडेंसी थ्योरी आता है। तो स्टूडेंट, गरीब देश अमीर देशों पर निर्भर है, इसलिए वे पिछड़े रहते हैं। यह शोषण का ढांचा बनाता है। तो स्टूडेंट, जो गरीब देश है वे अमीर देशों पर निर्भर है, इसलिए वे कभी स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो पाते और यही हमारे शोषण का ढांचा बनाते हैं। तो यह हमारा निर्भरता सिद्धांत कहता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा सिद्धांत आता है वो हमारा आधुनिकीकरण सिद्धांत आता है। तो आधुनिकीकरण सिद्धांत कहता है कि गरीब देश अमीर देशों की तरह विकास कर सकते हैं अगर वे उनकी नीति और तकनीक को अपनाएं। तो यह विचार प्रगतिशील है, लेकिन पश्चिम केंद्रित होने के कारण आलोचना भी होती है। तो स्टूडेंट, आधुनिकीकरण सिद्धांत कहता है कि अगर गरीब देश अमीर देशों की नीति और तकनीकी अपनाएगा तो वे विकसित हो सकते हैं, लेकिन इसकी आलोचना होती है क्योंकि ये जो सिद्धांत है आधुनिकीकरण सिद्धांत, ये हमारा पश्चिमी केंद्रित सिद्धांत है। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा विश्व प्रणाली सिद्धांत आता है, यानी कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आता है। तो स्टूडेंट, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में दुनिया कोर अमीर देश, पेरिफेरी गरीब देश और सेमी पेरिफेरी मध्यम देश में बटी है। यह ढांचा अमीर देशों को लाभ पहुंचाता है और गरीब देशों को निर्भर बनाए रखता है। तो स्टूडेंट, जो हमारा विश्व प्रणाली सिद्धांत है ये हमारी दुनिया को तीन हिस्सों में बांटता है। फर्स्ट हमारे जो कोर देश है जिन्हें हम अमीर देश भी कह सकते हैं। सेकंड हमारे पेरीफेरी देश आते हैं जो कि गरीब देश होते हैं। और थर्ड हमारे सेमी पेरीफेरी आते हैं जो कि हमारे मध्यम देश होते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो संरचना है ये अमीर देशों को लाभ पहुंचाती है और जो गरीब देश है उसको हमेशा ये आश्रित बनाए रखती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा विश्व प्रणाली सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखें तो आर्थिक असमानता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा कारण है। अमीर देश शक्ति और संसाधनों पर हावी है, जबकि गरीब देश विकास की चुनौतियों से जूझते हैं। तो स्टूडेंट, कुल मिलाकर जो आर्थिक असमानता है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दिल है। अमीर देशों के पास शक्ति, संसाधन और तकनीक है, जबकि गरीब देश संघर्ष और निर्भरता से शुरू है। तो भविष्य की जरूरत है कि अमीर और गरीब देशों के बीच सहयोग और समान अवसर बनाए जाए ताकि असमानता कम हो। तो स्टूडेंट, अब समय है एक नई सोच का, जहां पर अमीर और गरीब देश साथ मिलकर समान अवसरों और साझे विकास की दिशा में बढ़ सके। क्योंकि स्टूडेंट, असली तरक्की तभी होगी जब हर देश हर समाज को बराबर मौका देगा। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारे यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, इसके जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर थर्ड के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।